आइए। हो गया हो। कहां तक आए थे? कोई लाइव जुड़ा नहीं ना है? हैं? है लाइव? ऐप पर प्रॉब्लम था। अच्छा। चलिए, गुड आफ्टरनून। आज हमें देखना है इन्फ्लेशन का प्रभाव। ऑनलाइन वाले, लाल पेन ठीक है कि व्हाइट ले लूं? बताएं आप। इसको दो भागे बांटिए। एक है वर्ग और दूसरा है प्रभाव। लिखिए तो। आपको लिखना है वर्ग में। लिखिएगा। वीडियो नहीं चल रहा है? ऑनलाइन वाले बताएं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। व्हाइट नहीं चल रहा है, इसका मतलब जवाब दे रहा है मेरे क्वेश्चन का। इसका मतलब जवाब दे। वर्ग। यहां लिखिएगा उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग। व्यापारी वर्ग। उपभोक्ता वर्ग। ऋणी वर्ग। इसको कहेंगे देनदार। ऋणदाता वर्ग। इसको कहेंगे लेनदार। निश्चित आय वाला। निश्चित आय वाला निवेशकर्ता वर्ग। अनिश्चित आय वाला निवेशकर्ता वर्ग। वेतन भोगी वर्ग। आयात निर्यात
सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक बचत, कराधान, इसको नोट कीजिए। चलिए सर, तेरह में वही है जो आप समझ रहे हैं। कराधान, टैक्सेशन, क रो आकार धो आकार नौ। अब इसको समझिए आप, रुक जाएं, लिखे भाई, ऑनलाइन वाले बाबू लिखेंगे आप लोग भी। काफी गर्मी हो गई, अब सुनने में भी दिक्कत होगी, पंखा भी चल रहा है और गर्मी भी काफी है। जी, 13 में अब क्या करना है मैं बताता हूं आपको, प्रेम से सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? प्रेम से सुनिएगा, कान से नहीं सुनना है, प्रेम से सुनना है। हाँ, उत्पादक वर्ग को लाभ होगा कि हानि होगी यह बताना है इन्फ्लेशन में। सोचिए, इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ जाती है, आपने उत्पादन किया 20 रुपए किलो, आपने उत्पादन किया 20 रुपए किलो, पता चला महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, दाम ज्यादा होगा कि कम होगा? तो जब दाम ज्यादा होगा तो उत्पादक को पहले की अपेक्षा कीमत अधिक मिलेगी कि कम मिलेगी? जब अधिक कीमत मिलेगी तो उत्पादक को लाभ होगा कि हानि? तो उत्पादक वर्ग में लाभ। हाँ लिखिए, ऑनलाइन वाले भी लिख लेंगे, उत्पादक वर्ग को लाभ। अच्छा अब बताइए, बिना बिना हमारे बताए हुए आप बताइए, व्यापारी वर्ग को क्या होगा? ऑनलाइन वाले आप लोग बताएं, व्यापारी वर्ग को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी? ऑनलाइन वाले ही बताएंगे। 13 नंबर वही कराधान है बाबू, टैक्सेशन, टैक्सेशन है, टैक्सेशन, इंग्लिश TAXATION। अब बताइए दूसरा क्या है, व्यापारी वर्ग को क्या होगा? 50 क्विंटल लाए थे आप प्याज खरीद करके, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बेच रहे थे, लेकिन पता चला कि और इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, 50 रुपए किलो हो गया, तो व्यापारी वर्ग को लाभ होगा कि प्रॉफिट? अब प्रॉफिट नहीं होगा,
तो फिर अरे हम तो ऐसी धोखा देते हैं। इसलिए मेरे प्रश्न को समाधान सावधान तो लिख लीजिएगा, व्यापारी वर्ग में भी लाभ, व्यापारी वर्ग को लाभ, व्यापारी वर्ग को लाभ। तीसरा लिखिए, तो डिफ्लेशन में हानि हो जाएगी, जब तक इन्फ्लेशन रहेगा हानि नहीं होगी। महंगाई बढ़ती जाएगी तो लाभ ही ना होगा, अब मंदी आ जाएगी तब हानि होगी। देख लीजिए, हाँ लाभ होगा, फुटकर विक्रेता को भी लाभ होगा, क्योंकि फुटकर विक्रेता भी थोक विक्रेता से खरीद करके लाता है। 20 रुपए किलो लाया था, पता चला कि अब 30 रुपए किलो हो गया, तो अब ये भी फुटकर विक्रेता भी देखिएगा कि हम लोगों को कम कीमत पर लाएगा और अधिक कीमत पर बेचेगा। वो लोच नहीं चलाएगा, ये चाय की दुकान है, ये चाय लाएगा चाय बेच देगा। ऐसा भी कहीं होता है व्यापारी में हो, जब आज लाइएगा तो आपके पास कुछ बचेगा ही। अब छोड़िए ना, डेली बिकने वाला पेट्रोल डीजल उसको भी लाभ होगा, कुछ ना कुछ तो स्टॉक में रहेगा ही। ला, इसको बार बार कहते हैं ठंडा पानी नहीं पिलाने के लिए, हमको ठंडे पिला देता है ये हमारा गिलास है ही नहीं, ये अभी तुम धोखा में पी लेते हैं हम। हाँ, मुद्रा के वैल्यू घट जाएगा। आपके पास ये बताइए, मुद्रा की वैल्यू घट जाए, पैसा रहे वो बढ़िया है कि पैसे नहीं रहे आपके पास वो बढ़िया है? तो पैसा नहीं रहेगा तब कीमत कम जाएगी वस्तु की, और कमी हुई कीमत पर भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, खरीदने के लिए कम कीमत पर भी आपके पास पैसा नहीं है। एक सिचुएशन हो गया, 10 रुपए किलो चावल है, 1 रुपया नहीं, और 40 रुपए किलो चावल, वैल्यू कम गई लेकिन वेतन हो गया है आपका 50,000 रुपया। रुपया एक इकाई की ना वैल्यू कमेगी, कि टोटल समूह की वैल्यू थोड़े कमेगी। टोटल पैसा आपके पास ज्यादा आ जाए तो वैल्यू कम जाएगी, लेकिन आपके पास पैसा है तब ना महंगो चीज, जब आपके पास पैसा रहेगा तो महंगी चीज भी सस्ती दिखाई देगी। सही बात है कि नहीं है? और अगर पैसा नहीं रहेगा, बड़ा सस्ता मिल रहा है, क्या फायदा, ले लीजिए, पैसे नहीं है तो क्या फायदा ऐसा सस्ता से, कोई फायदा है? तब आगे क्या है, उपभोक्ता। अब इन्फ्लेशन में महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। जब इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ जाएगी तो जरा बताइए आप, उपभोक्ता को पहले की अपेक्षा अधिक कीमत देनी पड़ेगी कि कम कीमत देनी पड़ेगी? तो अधिक। तो पहले जो सामान 20 रुपए में लेते थे अब 30 रुपया में ले रहे हैं। कोई कहेगा बड़ा लाभ हुआ, 20 वाला चीज 30 रुपया में लिए हैं, इसका मतलब उसका ढीला है कुछ, क्या होगा, लॉस होगा, हानि, उपभोक्ता को हानि। लिखते जाइएगा, आगे क्या है, ऋणी। अब देखिए, इन्होंने इनको दे दिया 5,000 रुपया, दे दीजिए, दे दिए, अच्छा 5,000 रुपया इनको दे दिया, लेकिन ऋणदाता कौन हो गए, ऋणदाता, ऋण देने वाला ऋणदाता होता है ना, तो ऋणदाता ये हो गए और ऋणी हो गए। इन्होंने 5% मंथली सूद की दर पर दिया, 5,000 का 5% इनको कितना मिलेगा, 250 रुपया पर मंथ इनको दे रही हैं। 1 साल के करार पर लिए हैं, ये कुछ भी इंटरेस्ट हो जाए लेकिन हम 5% आपको 1 साल तक देंगे। इन्फ्लेशन बढ़ गई, ब्याज की दर भी बढ़ गई, अब हो गया 10%, 10%। अब ये सोच रहे हैं कौन पाप घेरा जो उसको हम दे दिए 2 महीना पहले,
आज अगर हम देते तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलता? 500, 10%, 500 मिल रहा है कितना? 250। तो इनको क्या हो रहा है? तो ऋणदाता को लॉस हो रहा है। ध्यान से बाबू, ऑनलाइन वाले भी, यही ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर है। यहां सामने हम परिस्थिति को देख रहे हैं, वहां आपकी परिस्थिति को हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन जब ऑफलाइन वाले समझ जाएंगे तो हमको अनुमान है कि ऑनलाइन वाला भी समझ ही जाएगा। ये सोच रहे हैं अच्छा किए कि 2 महीना पहले ले लिए। आज अगर लेने जाते तो हमको 500 रुपया देना पड़ता। देना पड़ रहा है कितना? तो कितने की बचत? मंगवाइए कुछ, जाइए। इनको क्या हुआ? लाभ। तो ऋणी को लाभ, ऋणदाता को, व्यापारी को लाभ, उपभोक्ता को हानि। अच्छा, घबरा गया? अरे बाबू, तू जो समझ रहा है वो गलत समझ रहा है। आज से सुधार कर ले। अब तू ही लोग नहीं समझता है, यहां पढ़ाने वाले लोग भी उल्टा पुल्टा समझते हैं। जो पढ़ाते हैं ना लोग, वो भी उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। इसी को गलती काट लेगा लोग। अच्छा ये बता, ए ये बता, उल्टा ही होता है। अच्छा सुन, मैंने इनको 500 रुपया दिया, दे दिए। मैंने इनको कितना दिया? ऋणी कौन हो गए? हम क्या हो गए? दे दिए उधर, आप मत दीजिएगा। हमारा 500 रुपया लाइए। अब बताइए, लाइए 500 रुपया हमारा दीजिए। कह दे रहे हैं, कैसा आदमी है जी, कैसा आदमी है आप? लाइए 500 रुपया हमारा। अब बताइए, इतनी है, ये 500 रुपया का देनदार कौन होगा? यही ना होगा। ऋणी मतलब देनदार मतलब होता है, देखिए आप लोग क्या समझते हैं, चाहे प्राय लोग क्या समझ लेते हैं, देनदार मतलब ऋण देने वाला और लेनदार मतलब ऋण लेने वाला। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देनदार का मतलब उल्टा। देनदार मतलब ऋण को वापस देने वाला। देखिए ध्यान दीजिए। और लेनदार का मतलब ऋण को वापस लेने वाला, ऐसे लगा हुआ है शब्द। इसलिए उल्टा ना समझेंगे, यही सही है। जो सोच रहे थे वो गलत है। इसलिए जब कोई भी कहे आप बात मत मानिएगा, आप यही लिखिएगा। आगे क्या है? अच्छा बताइए, बैंक में आपने एफडी कर दिया। बैंक में आपने एफडी कर दिया, 10,000 रुपया। मान लीजिए कि 10 वर्ष के बाद डबल होने वाला है, मान लीजिए। तो 10 वर्ष के बाद इसको कितना मिलेगा? बोलिए। 20,000। जिस समय 10,000 खरीदे थे, जमा किए थे, 1,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं था। 1,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं था। कितना क्विंटल गेहूं होता? यहां 2,500 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं हो गया। 20,000 का कितना होगा गेहूं? कौन अच्छा? पहले वाला। इसका मतलब कि निश्चित आय वाला को तो हानि हो रही है। बोलिए सर, निश्चित आय वाले को हानि। तो यहां लिख दीजिएगा हानि। अच्छा, जब निश्चित वाला को हानि होगा तो अनिश्चित वाला को
क्योंकि आपने शेयर में पैसा लगा दिया है, तो शेयर का पैसा तो 2 महीना में उछाल लो करके दुनिया। पैर हटा लीजिए, पैर हटा लीजिए। बर्फ पड़ रहा है, पैर एकदम अति लग रहा है। धूल नहीं उड़ेगा। आप हम बढ़िया काम कर रहे थे इन लोगों को। अच्छा, तो शेयर वाला को 2 महीना में ही दुनिया भर के कमा लेगा पैसा, तो अनिश्चित वाला को क्या होगा? शेयर में पैसा लगाना मतलब अनिश्चित आय वाला को लाभ। अच्छा बताइए आप लोग, वेतनभोगी वर्ग को क्या होगा? अंदाज लगाइए। नहीं, महंगाई बढ़ती है साल भर में 4 बार, 5 बार, 6 बार, बोलिए, लेकिन वेतन बढ़ता है कितने वर्षों पर एक बार? तो वेतन तो वही है, 50,000 आपका वेतन है, तो वेतन तो 50,000 रह गया। अब महंगाई, अब पहले खरीदते थे 30,000 में सामान आप, और अब महंगाई बढ़ गई, तो अब वही सामान होगा 40,000 में। तो पहले बचत कितनी होती थी? 20,000, और अब बचत कितनी होगी? तो घाटा हुआ कि हानि? जी फंस गए ना। हानि होगी किसको? वेतनभोगी वर्ग को। लिख लीजिए हानि। लिखेंगे भाई, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। वेतनभोगी वर्ग को हानि। वेतन भत्ता बढ़ाएगा ना, कई वर्ष के बाद बढ़ता है वो, ऐसी थोड़ी बढ़ जाता है। अब महंगाई पर आप डेली बढ़ जाती है चारों। आगे अच्छा ये बताइए, आपके पास पैसा होगा तब रेस्टोरेंट भागिएगा, कि पैसा नहीं रहेगा तब रेस्टोरेंट भागिएगा? पैसा रहेगा तब। इसका मतलब कि जब पैसा हमारे पास होगा तो हम आयात ज्यादा करेंगे। पैसे में तो आयात कहां से करेंगे? जो घर में है उसी खाइए। तो आयात में वृद्धि, आयात में वृद्धि, वृद्धि लिखिए आई बा, आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी। नहीं, लाभ हानि नहीं होता है। अब आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी। आयात का उल्टा हो जाएगा निर्यात में। और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। और सार्वजनिक बचत में, जब सरकार का व्यय बढ़ जाएगा तो बचत क्या हो जाएगी? कराधान में वृद्धि कर दीजिएगा। कराधान का मतलब क्या देखिए, जा सब उड़ गया, और सब उड़ गया जा। लिखे हुए थे ना, सब लिख लिए है ना? ऑनलाइन वाले उड़ गया जी, आप लिखे हुए हैं ना सब? कराधान में वृद्धि नहीं आएगा। नहीं नहीं, उसे आता है लेकिन कई बार डावे नहीं आ गया हो। किसी के देह पर ना गिरे। गिर गया क्या जी? बच गया कि गिर गए? बच गए। ना ना, ठीक से बैठिए। देखिए, 100 रुपया कीमत है, मिट जाएगा तो फिर आ जाएगा, ऐसा क्या है?
100 रुपया कीमत है, 10% टैक्स है, कितना टैक्स आया सरकार को? 10 रुपया। महंगाई, इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ जाती है कि घट जाती है? बढ़ जाती है। अब कीमत हो गई 150 रुपए, 10% टैक्स है, टैक्स में कोई वृद्धि नहीं हुई, कितना हो जाएगा? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो कराधान में वृद्धि। अब लगता है समझ गया होंगे। अब लिखिए डिफ्लेशन, हेडिंग डालिए डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कुछ नहीं करना है, इन्फ्लेशन की परिभाषा को याद रखिए, डिफ्लेशन की परिभाषा अपने आप हो जाएगी। आप याद कीजिए, हमें जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। इन्फ्लेशन में वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। यहां उसका उल्टा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अच्छा, वहां इन्फ्लेशन में मुद्रा का मूल्य घट जाता है, डिप्रेशन में क्या हो जाएगा? उल्टा कर देना है। इन्फ्लेशन में वस्तु की मात्रा घट जाती है, डिप्रेशन में वस्तु की मात्रा, मुद्रा की मात्रा वहां बढ़ जाती है, यहां मुद्रा की मात्रा। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब है। लिखिए, डिफ्लेशन वह स्थिति है, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें घट रही होती है। वस्तु और सेवाओं की कीमतें घट रही होती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होता है। क्या चीज को एक बार और बाबू, किस चीज के बारे में? टैक्सेशन के बारे में। मैंने कहा 100 रुपए कीमत किसी चीज की थी तो 10% टैक्स था, तो 10 रुपया टैक्स हुआ। अब कीमत इन्फ्लेशन में आप जानते हैं कि कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गई, टैक्स 10% ही है, तो 150 का 10% कितना हुआ? 15 रुपए। ये हुआ। टैक्स का मतलब कर और टैक्सेशन का मतलब कर को लागू करना। क्या लिखे? वस्तु और सेवाओं की कीमतें घट रही होती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होता है, अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ रही होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ रही होती है। किंतु लोगों की क्रय शक्ति किंतु लोगों की क्रय शक्ति घट रही होती है। अब बैटरी डाउन हो गया, लोगों की क्रय शक्ति घट रही होती है। स्टार दीजिएगा। डिफ्लेशन उस समय उत्पन्न होती है, डिफ्लेशन उस समय उत्पन्न होती है
जब मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में जब मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति अधिक होती है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति अधिक होती है। अब लिखिए डिफ्लेशन का प्रभाव। हेडिंग डालिए डिफ्लेशन का प्रभाव कुछ नहीं करना है। डिफ्लेशन के प्रभाव में एक बात भी लिखने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, जिसको इन्फ्लेशन में लाभ होगा उसको डिफ्लेशन में हानि, और जिसको इन्फ्लेशन में हानि होगी उसको डिफ्लेशन में लाभ। बात समझ में आ गई? बस उसी का उल्टा कर देना है। तो एक लाइन लिख लीजिए, इन्फ्लेशन का विपरीत प्रभाव डिफ्लेशन में होता है। इन्फ्लेशन का विपरीत प्रभाव इन्फ्लेशन का विपरीत प्रभाव डिफ्लेशन में होता है। इन्फ्लेशन का विपरीत प्रभाव डिफ्लेशन में होता है। अच्छा बताइए, डिफ्लेशन में उत्पादक वर्ग को क्या होगा, व्यापारी वर्ग को क्या होगा, उपभोक्ता को क्या होगा? जो अधिक कीमत पर खरीदता था वो कम कीमत पर खरीदेगा, लाभ होगा। आयात में कमी, निर्यात में उसी का उल्टा कर देना है, कुछ है नहीं। अब लिखिए मुख्य बातें। हाँ, पैसे नहीं रहेगा तो क्रय शक्ति घटेगी नहीं आपकी। आपके पास पैसा नहीं है, एक आदमी जा रहा था, सुनिए, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है लेकिन आपकी क्रय शक्ति घट जाएगी। कभी फिक्स है? हाँ, वस्तु की मात्रा घट रही है तो महंगी हो जाएगी। कैसे घट जाए? किसकी क्रय शक्ति? दो आदमी का कि पैसा का? तो आदमी जब वो घट रहा है, और किस में, इन्फ्लेशन में कि डिफ्लेशन में? इन्फ्लेशन में बढ़ेगी तो डिफ्लेशन में घटेगी। क्योंकि कीमत घटेगी उससे ज्यादा आपके पास पैसा कम जाएगा। मंदी इसी को ना कहते हैं। वस्तु की कीमत सस्ती है लेकिन उसके बाद भी खरीदने के लिए सब अब एक उदाहरण, एक कहानी सुन लीजिए। एक आदमी जा रहा था, पूछा कि अंडा कैसे? कहा 50 पैसे। बड़ा महंगा है, चलो। क्यों? हाँ, ये रही बात। और उधर से कमा करके आया नौकरी पंजाब से, कैसे अंडा हो? 1 रुपए, सस्ते दे रहा है वो। क्यों? पैसा। तो आपके पास पैसा अधिक रहेगा तो महंगी चीज भी सस्ती दिखाई देगी, और पैसा नहीं रहेगा तो सस्ती चीज भी महंगी दिखाई देगी। नहीं, लेकिन मुख्य बातें, मुद्रास्फीति की माप, मुद्रास्फीति की माप मेजरमेंट, यही मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत सूचकांक
अब बैटरी डाउन हो रहा है। सामान्य कीमत सूचकांक जनरल प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है, के आधार पर की जाती है। किस आधार पर की जाती है? सामान्य कीमत सूचकांक के आधार पर। फिर स्टार दीजिए। भारत में मुद्रास्फीति की माप, भारत में मुद्रास्फीति की माप भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर की जाती है। WPI के आधार पर की जाती है। जो 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 महंगाई की वास्तविक स्थिति को, जो महंगाई की वास्तविक स्थिति को, महंगाई की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए। 2011 में 2011 में भारत सरकार ने नए मूल्य सूचकांक की घोषणा की। नए मूल्य सूचकांक, सूचकांक लिखा हुआ है, नए मूल्य सूचकांक की घोषणा की। पहला ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यही हुआ पहला CPI-R, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ रूरल एरिया, ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक, R मतलब रूरल, तो ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ऐसे ये भी लिख लीजिए। दूसरा शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-U, CPI-U। तीसरा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-C, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-C। मतलब क्या हुआ? भारत गांवों का देश है, ग्रामीण और शहर में महंगाई अलग अलग होती है कि एक ही रहती है? अलग अलग होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए माप जो करे होगा CPI-R कहलाएगा वो, और शहरी क्षेत्र के लिए जो होगा उसको CPI-U कहेंगे।
और सीपीआईसी का मतलब हुआ आर प्लस यू, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर के क्या हो गया, संयुक्त। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे।